चलो, तो बच्चा पार्टी अपन ने लास्ट ये देख लिया था, मैंने आपको अच्छे से करा दिया था ये वाला टॉपिक, दैट हमारे बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज होती है, इंसुलिन कैसे बनती है। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में। किसके बारे में? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बोले तो मतलब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में ना कोई जीन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कोई जीन डिफेक्टेड हो गया है। अब वो जीन अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा जो बॉडी है क्या ढंग से काम नहीं करेगा। तो मुझे मेरी बॉडी को ढंग से काम कराना है, तो अब मेरे को क्या करना है, बॉडी को ढंग से काम कराने के लिए। वो जीन तो काम करता नहीं है, या तो मैं उस जीन को इस लायक बना दूं कि वो काम कर ले, या फिर बाहर से कोई एक ऐसी चीज डाल दूं उस जीन की जगह वो उसका रोल परफॉर्म करे। तो यहाँ पे एक हेरिडिटरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। किसी को पता है वो कौन सी डिजीज है जिसके अंदर हम करेक्टिव थेरेपी यूज करते हैं कि हम जीन जो है वहां पे डिफेक्टेड होता है? बेटा क्या होता है? डिफेक्टेड होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी अप्रोचेस लगाएंगे कि कैसे उस जीन को ठीक किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडीए डेफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में? एडीए डेफिशिएंसी। एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डी अमीनेज। क्या है? एडिनोसिन डी अमीनेज। बेटा इसके अंदर ये सबसे पहले जीन थेरेपी जो है एडीए डेफिशिएंसी वाले के अंदर दी गई थी। ये जो डेफिशिएंसी है ना, ये पाई गई थी 4 साल की बच्ची के अंदर। किसके अंदर? 4 साल की बच्ची के अंदर पाई गई थी इन 1990। इस ईयर में सबसे पहले ये डायग्नोस हुई थी। अब ये जो जीन है ना, एडीए जीन, ये जीन का फंक्शन पता है क्या होता है? दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू वर्क। कैसे? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसकी वजह से ढंग से काम करता है। अब इस इन केस आप मानो कि इस वाले एंजाइम का क्या हो गया? डिलीशन हो गया। क्या हो गया? डिलीशन। तो क्या ये ढंग से काम करेगा? हेलो? नहीं करेगा, है ना? तो अब मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर? बोन। अब ट्रीटमेंट में देखो क्या हो सकता है, इसके अंदर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज कम्बरसम प्रोसेस, मुझे ना बार बार करना पड़ेगा, है ना? उसके अलावा मैं एंजाइम ये जो इसको है रिप्लेस भी कर सकती हूँ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये 2 चीजें हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, ये जो फंक्शनल एडीए है ना वो डाल दिया जाता है। जैसे ये तो डिफेक्टिव एडीए है, तो इसकी जगह क्या होता है, डिफेक्टिव वाले को हटा के फंक्शनल एडीए जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू। समझ पड़ रही है आपको बात? तो ये जो दोनों अप्रोचेस थी ये दोनों कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं थी, ये पूरी तरीके से बच्चे को ठीक नहीं करती थी। पर हमारा एम तो क्या पूरी तरीके से उसको ठीक करना है ना। तो क्योंकि ये दोनों काम नहीं कर रहे थे इसलिए हमारा जो था फर्स्ट स्टेप आया था जीन थेरेपी के तरफ कि जीन थेरेपी की जाए। इस जीन थेरेपी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होता है ना बेटा बॉडी में, आपको पता है लिम्फोसाइट्स होते हैं। ब्लड से हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को निकाला। अब हमने वो लिम्फोसाइट को ग्रो किया बाहर कल्चर में, बाहर हमारे कल्चर प्लेट के अंदर उसको ग्रो किया, ठीक है? फिर उसके अंदर वो जो बाहर लिम्फोसाइट है उसके अंदर हमने क्या डाला? फंक्शनल cDNA, ठीक है? cDNA हमने डाल दिया, एडीए का cDNA हमने डाला। क्या वो जो मैंने आपको बोला था एक वेक्टर की मदद से हम बाहर कुछ भी डाल सकते हैं और फिर उसको उठा के आप वापस होस्ट के अंदर डाल दो। बाहर कल्चर प्लेट पड़ा है उसके अंदर मैंने एक वेक्टर लिया, जैसे यहाँ पे जो वेक्टर का नाम होगा वो होगा रेट्रोवायरस वेक्टर। तो अब मैंने क्या किया, वो रेट्रोवायरस वेक्टर की मदद से cDNA जोड़ा और उसको मैंने लिम्फोसाइट्स में डाल दिया। अब मैं वापस ये एक चेंजेस आ चुके हैं, इसको अब मैं उठा के वापस क्या कर दूंगी, लिम्फोसाइट्स को उसकी पेशेंट की बॉडी में डाल दूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम।
समझ पड़ा ना कैसे हुआ? यही अपन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं कि कोई भी डीएनए अपन को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने एडीए का सी डीएनए उठाया और डाला किसके अंदर, वेक्टर रेट्रोवायरस की मदद से मैंने कल्चर प्लेट में लिम्फोसाइट्स में डाला, लिम्फोसाइट्स में इंजेक्ट हुआ, अब वापस उठा के मैं लिम्फोसाइट्स उसकी बॉडी में डाल दूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। पर ये जो सेल्स हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्या लग रहा है ये कितने टाइम के लिए होगा? ये जो ऑब्वियसली लिम्फोसाइट्स है, आपको पता है ये इमॉर्टल तो होते नहीं है, आपको पता है ना, ये टाइम के साथ है ना लिम्फोसाइट खत्म होते जाते हैं और नए नए बनते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लिम्फोसाइट्स निकाले बाहर, अपन ने ही प्रोसेस किया और डाल दिया, वो पूरा हो गया, नहीं। आपको पता है वो जो लिम्फोसाइट्स डाले हैं, कभी ना कभी तो वो मरेंगे ना, फिर वापस मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो ये एक कंटिन्यूअस पीरियोडिक प्रोसेस है जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन मांगता है कि आपको ये चीज ना बार बार परफॉर्म करती रहनी पड़ेगी। जैसे ही लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाएंगे, आपको ये प्रोसेस वापस निपटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, नो मैम। ठीक है, सोच लो, एक बार देख लो कि क्या मैंने बताया था, फिर नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़े। यस मैम, बढ़े आगे। यस मैम। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। किस पे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। अब बच्चा पार्टी देखो, कहानी कुछ ऐसी है, आपकी बॉडी में, लेट से मुझे ये बताओ, आज आपको कोई बीमारी हो गई, तो आपको कभी कभार पता चलता है यार वो बीमारी ना मेरे को थी तो बहुत टाइम से पहले, लेट से मैं बात करती हूँ HIV की। क्या HIV आज आपको हुआ है तो क्या आज कल ही पता पड़ जाएगा? नो मैम। HIV आपके हिसाब से अगर आज हुआ है तो कितना टाइम लेता है पता करने में? 6 मंथ्स का राउंड देता है मैम। बेटा 6 मंथ की सालों भी लग जाते हैं, कभी कभार 5 साल भी लग जाते हैं, पता है ये बात? क्यों? क्योंकि देखो, हमारी बॉडी में जब तक कोई सिम्टम नहीं आता है, हम तो हमारे को ठीक ही मानते हैं, हम ये मानते हैं हम ठीक है, हम कोई चेकअप कराने अपनी तरफ से जाएंगे नहीं। और सिम्टम क्यों नहीं आते? क्योंकि जो बैक्टीरिया है या वायरस है जो भी इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, वो इतना ज्यादा अमाउंट में है नहीं। तो इनिशियल स्टेज में, जैसे जब कोई भी बीमारी है, जब वो इनिशियल स्टेज में है, तब क्या होता है, जो बैक्टीरिया का अमाउंट है, वायरस का अमाउंट है या पैथोजन का अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो सिम्टम भी नहीं आ पाते और हमें पता भी नहीं लगता है कोई बीमारी है। पर क्या आप मानते हो नहीं मानते हो, काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अगर अपन अर्ली स्टेज में पता लगा ले तो बहुत डेथ रेट हम कम कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी था कि जब सिम्टम आने से पहले हम काफी सारी बीमारियों का पता लगा ले, जैसे HIV। क्या आपने कभी देखा है कि वो कोई पेशेंट मर रहा था तब उसे पता पड़ा कि HIV है? नहीं ना। आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है कि हम एडवांस में ही क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कि PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, अपन ने देखा PCR। एलिसा एक और मेथड होता है जिसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट असे, ठीक है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके अंदर आप थोड़ा सा कल्चर लो, थोड़ा सा, जैसे अपन ने ब्लड लिया या कुछ भी लिया, XYZ कोई भी सैंपल लिया, उससे वो क्या होता है, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस जो भी होता है उसको बहुत सारा मल्टीप्लाई करवाया जाता है, सो दैट डिजीज हमें पहले ही पता पड़ जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में तो वो मल्टीप्लाई होने में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, सालों लेने वाला है, और तब तक डिजीज प्रोग्रेस हो चुकी होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम क्या करते हैं, एडवांस में हमारा थोड़ा सा कल्चर ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, और हम उसको हमारे PCR की मदद से, एलिसा की मदद से उसको डायग्नोस करते हैं, बाहर उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो दैट हमें बाहर ही पता पड़ जाए और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। देखो, मैम इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या बेटा?
मैम पीसीआर और एलिसा की फुल फॉर्म यही तो लिखी है सामने, मैंने ब्रैकेट में दिख नहीं रही है क्या? दिख नहीं रहा ना मैम क्लियर। अच्छा, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से अच्छे से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये है हमारा पीसीआर और एलिसा का है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऐसे करके हम ना काफी सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर आपसे बोले एलिसा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसके अंदर मतलब मैं थोड़ा थोड़ा, वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। लाइट से ना क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लेट्स टाइप होते हैं, है ना, तो उसके अंदर वो कुएं जैसे बने होते हैं, वेल्स टाइप। तो अब उन कुओं पे क्या कर देते हैं हम ना, एंटीबॉडीज लगा देते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज लगाते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर सैंपल डालते हैं। अब लेट से हमने सैंपल डाला और उसमें अगर कोई एंटीजन हुआ तो वो एंटीबॉडी से जाके चिपक जाएगा, और उसको पूरा उल्टा करेंगे तो वो बाकी का बचा हुआ बाहर निकल जाता है। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर कुछ जुड़ गया है तो मतलब यार, मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो हमेशा एंटीजन से ही जुड़ती है ना। तो अगर कुछ जुड़ गया है, लिंक हो गया, मतलब बीमारी है। समझ पड़ रही है? एंटीजन कौन होता है, पैथोजन होता है ना। यस। तो लेट से मैंने वापस कोई सैंपल डाला जिसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, तो बेचारा एंटीजन एंटीबॉडी से कौन चिपकेगा, वो पूरा का पूरा सैंपल को वापस ऐसे करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसी चीजें होती है, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। आगे बढ़े फिर अपन। यस मैम। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। किसी को एक आइडिया ट्रांसजेनिक क्या होते हैं एनिमल्स? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैम जिनके पास कोई और जीन भी हो। हाँ, और उनके पास कोई और जीन क्यों होगा? देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं जिन एनिमल्स का डीएनए हम मैन्युपुलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीएनए मैन्युपुलेट कर देते हैं। लेट से उनका कोई डीएनए तो है ही उनका, अब हम क्या करते हैं, बाहर से कोई डीएनए डालेंगे उसके अंदर, वापस उसके अंदर हम चेंजेस कराएंगे, है ना। टू पोजेस, मेन एम क्या है, टू पोजेस एंड एक्सप्रेस, ठीक है, एक्स्ट्रा जीन। हम बाहर से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल रहे हैं सो दैट वो उसके अंदर काम करे और बताए कि भैया तेरा फंक्शन क्या है। तो ऐसे हम एनिमल्स को काफी सारे, आपने देखा होगा काफी सारी स्टडीज में यूज होता है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं? पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यार देखो, मेरे को अगर लेट से एक मैंने बनाई, एक लेट से इंसुलिन बनाया मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे को इंसुलिन सीधा सीधा तो नहीं बन जाएगी, इंसुलिन में क्या ग्रोथ फैक्टर्स लगेंगे बनाने में, इंसुलिन के ये ग्रोथ फैक्टर किस तरीके से काम करेंगे, ये मुझे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी मैंने बाल्टी उठाई, बाल्टी में बना लिया और सीधा इंसानों में डाल दिया, नहीं। पहले इंसुलिन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, ए चेन किसी और में बनाई जाएगी, बी चेन कहीं और बनाई जाएगी, है ना। तो वो तो हमने जैसे इकोलाई में बनाया था, वो अलग बात है। पर हम जैसे क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात करें तो वो हमें किसी लिविंग में जानना होता है कि ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ये अपना असर कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर हम इनको अपनी स्टडी में काम लेते हैं और एक पर्टिकुलर चीज बनाते हैं और फिर हम इनको इंसानों में डालते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर इफ इन केस ग्रोथ फैक्टर सही नहीं है, मुझे कुछ चेंजेस करना है, कोई भी वैक्सीन बनानी है, जैसे इंसुलिन हो गई है ना, वो जैसे इंसुलिन तो दवाई हो गई, मुझे एक्सरसाइज कोई वैक्सीन नहीं बनानी है, तो पहले मैं एनिमल में स्टडी करती रहूंगी ना, ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी जगह क्या मैं कुछ और डाल के देख सकता हूँ, क्या मैं इसकी जगह कुछ और डाल के देख सकता हूँ,
समझ पड़ रही है? यस मैम। Yes, है ना? ma'am. दूसरी जो चीज है बेटा वो है स्टडी ऑफ डिजीज। देखो, स्टडी ऑफ डिजीज, आज हमारी अंदर कोई बीमारी आती है, ठीक है, तो यार उस वो बीमारी की जैसे अंदर जीन्स कौन से ऑल्टर हुए हैं, अगर वो जीन्स ऑल्टर नहीं होते तो हम क्या करते, और अगर वो बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट जो हम सोच रहे हैं एज इट इज वो ट्रीटमेंट काम करता है, सीधा ये हम ट्रीटमेंट इंसानों पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये ट्रीटमेंट, पहले डिजीज हम किस में पढ़ते हैं, इन डिजीज इसमें पढ़ते हैं इन एनिमल, फिर उसी से रिलेटेड उनका जो ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो भी हम किस में पढ़ते हैं, इसी के अंदर पहले टेस्ट करेंगे, है ना। तो इसमें ना काफी सारे एनिमल्स इसलिए यूज हो जाते हैं, जैसे मैं आपको काफी सारी डिजीज बताऊं एग्जांपल, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज सीधा इंसानों पे ट्राई नहीं किया गया था, पहले कंटिन्यूसली ये एनिमल्स में होता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। एक डिजीज हो गई सिस्टिक फिब्रोसिस, कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है दवाइयों का, क्या ये ढंग से काम करता है नहीं करता है। एक डिजीज हो गई अल्जाइमर, है ना। तो ये डिजीज है जिसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सीधा हम ह्यूमन पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसको हम पहले एनिमल में टेस्ट करेंगे, एनिमल में ट्रीटमेंट ढूंढेंगे, फिर हम इंसानों में लेकर आएंगे। समझ पड़ा बात? मैम अगर कोई ma'am. जो मेडिसिन है वो एनिमल है उसके ऊपर वर्क कर गई और वो इंसान को लगे और उसकी डेथ हो गई, तो वो मेडिसिन आगे वर्क करेगी या उसको उधर ही रोक दिया जाएगा? अगर वो एनिमल में वर्क कर रही है, ठीक है, पहले सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले ना इंसान का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज है, और ऐसे ही मैं एक नॉर्मल इंसान में ये काम में ले लूंगी, ऑलरेडी वो जो डिजीज वाला है ना ये मैं उसके अंदर काम में लूंगी, उसके जिसके चांसेस ऑलरेडी होंगे खत्म होने के, है ना। आज लेट से मैं मानो मैं ठीक ठाक हूँ, मैं क्यों बोलूंगी आप मेरे ऊपर आके टेस्ट करो, मैं तो नहीं बोलूंगी, पर लेट से मुझे XYZ कोई भी डिजीज है, मेरे बचने के चांसेस नहीं है, तो मैं अलाउ कर दूंगी यार बचने के चांसेस तो नहीं है, तो आप आगे आके मेरे पे टेस्ट कर लो। ऐसा होता है क्योंकि इंसानों की जान बोलते हैं ना बहुत कीमती होती है, इसीलिए। Yes, ma'am. तो अगर वो काम करी वेल एंड गुड, नहीं करी तो फिर मैं वापस किसी ऐसे इंसान पे ना टेस्ट करूंगी, उससे पहले मैं और देखूंगी कि वापस एनिमल पे टेस्ट करूंगी, फिर इंसानों पे, बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है ये, ठीक है। यस मैम। Yes, समझ ma'am. पड़ा आपको? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब जैसे तीसरा अगर मैं आपको बोलूं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, किसके लिए अंदर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? मैम दवाइयाँ, हाँ, मेडिसिन, मेडिसिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, और बताओ। देखो जैसे ना कुछ कुछ, जैसे मैं आपको बात करूं, लेट से एक काऊ होती है, आपने उस काऊ के बारे में नाम सुना है, रोजी काऊ? यस मैम। Yes, ma'am. बताओ ये रोजी नाम काऊ सुना है के मैम। बारे में आपने कैसे सुना है? मैम कहीं पर बस Protein नाम rich सुना milk. था इसका। बेटा इसका जो मिल्क है ना उसके अंदर मैम उसके वो ज्यादा मतलब कि ज्यादा प्रोटीन या वो पाया जाता है इसके। उसके अंदर 2.4 सबसे ग्राम पर ज्यादा लीटर. ह्यूमन प्रोटीन जो होता है, ह्यूमन प्रोटीन मिल्क होता है, सबसे ज्यादा ह्यूमन प्रोटीन किसी के दूध में पाया जाता है तो वो होता है रोजी काऊ के अंदर, यानी कि आप मानो 2.4 लीटर पर, सॉरी ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर पाया पर जाता है, इतना ज्यादा इसके अंदर है ना वो प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन का कोई नाम मेरे को बताएगा? अल्फा लैक्टोबिल। वेरी गुड, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। तो बेटा ये प्रोटीन है। अब ये क्या एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, मुझे किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है ना। तो अब मैं ऐसा इनमें चेंजेस किए, रोजी काऊ पहले क्या था बेटा, ऐसे ये रोजी काऊ बनी बनाई नहीं आई थी, भगवान ने नहीं भेजी, ये हमारे इंसानों की देन है, हमारा ये ट्रांसजेनिक काऊ है, हमने इनके DNA में ऐसे चेंजेस किए
कि ये काउ इतना ज्यादा प्रोटीन बनाती है 2.4 ग्राम पर लीटर, विच इज नोन एज, और उसके प्रोटीन का नाम है अल्फा लेक्टोल्बुमिन। ये रोजी काउ हमने बनाई है, हमारे ये जो गली में घूमती है ये गाय, ये भगवान की देन है, हमारी देन है रोजी काउ। तो हमने ऐसे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए ऐसे ऐसे चेंजेस किए। समझ पड़ी बात? यस मैम। जैसे मैं एक और आपको बताऊं, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। याद आ रहा है गलती से आपको? यस यस मैम, याद आ गया। क्या था मैम इसके याद अंदर? है मैम जीन्स चेंज आते हैं मैम। कुछ। फिनाइलएलनिन जो हाइड्रेस एंजाइम होता है ना, हाँ हाँ, तो मैम उसमें एक क्या बोलते हैं मैम, वो एक उसकी एब्सेंस में मैम एक तो मैम उसकी एब्सेंस में मैम, हाँ मतलब कहीं आप सही जा रहे हो, एटलीस्ट यू ट्राइड। देखो, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में मैंने आपको बताया था, वो जो एंजाइम है फिनाइल कीटोन्यूरिया हाइड्रोजनेज, वही नहीं बनता है, जिसकी वजह से वो आगे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना। तो वो कंटिन्यूअसली इकट्ठा होता जाता है फिनाइल, है ना, अपने बॉडी में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन की वजह से और भी फीचर जैसे बोले हमारे को बॉडी में देखने को मिलते हैं, पिगमेंटेशन, हेयर लॉस, ये डिजीज था। तो अब मैंने आपको क्या बताया ये डिजीज क्यों होती थी, क्योंकि वो जो जीन था वो डिफेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जीन डिफेक्टेड हो जाता है जो एंजाइम बनाता है। याद आ रहा है आपको? यस मैम। यस याद आ रहा है? तो हमें क्या बनाना है, वो जो जीन डिफेक्टेड हो जाता है वो हमें बना लेते हैं हम एनिमल से। अगर कोई जीन डिफेक्टेड है, मुझे इंसानों में उसको रिप्लेस करना है, तो वो मैं जीन कहाँ से लेकर आऊंगी? एनिमल से लेके आऊंगी ना, जो दे सकता है। समझ पड़ रहे हो आप? तो ऐसी ऐसी Yes, चीजें yes, चलती है, इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर आता है वैक्सीन सेफ्टी। मैंने आपको क्या बोला, क्या आपके पास कोविड की जो सीधी वैक्सीन आई थी, क्या सीधे सब में लगा दी गई थी? नो मैम। नहीं ना। देखो, बहुत प्रोसीजर होते हैं। पहले इंसानों में आप मानो, पहले अपन को बोला था फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स में लगाया गया था, पहले नर्सेज में लगाया गया था, फिर उसके बाद जो ये पुलिस वाले थे उनके अंदर लगाया था, है ना। फिर उसके जाके आपके जो नॉर्मल जनता है उनके अंदर लगाई गई थी वैक्सीन, है ना। तो हमसे भी पहले ये वैक्सीन की सेफ्टी पता है किसके अंदर चेक की गई थी? ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना उसके अंदर चेक की गई थी, कि ये कहीं, हम डॉक्टर जो होते हैं, जो मेडिकल जो पीपल्स है, उनकी भी तो जान कीमती है ना। ऐसा थोड़ी उनकी लगा दिया तो हम तैयार बैठे हैं, नहीं। पहले पाया गया कि एनिमल्स में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब इन्होंने आगे हमारे में पहुंचाया था इंसानों में। समझ पड़ी है? तो वैक्सीन की भी सेफ्टी के लिए हमारे ये एनिमल्स काम आते हैं, ठीक है। यस मैम। फिर आता है केमिकल सेफ्टी। मैम वो पोलियो की वैक्सीन जो सबसे पहले मंकी पे ट्राई किया था। हाँ, मैम अगर एनिमल के लिए कोई मेडिसिन बनाएंगे तो उसको किसके ऊपर ट्राई करेंगे? एनिमल्स के ऊपर कोई मेडिसिन वैक्सीन नहीं होती, एनिमल्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती। मैम होती है मेडिसिन मैम सबसे मेडिसिन। पहले तो वैक्सीन एनिमल पे भी ट्राई की थी। सबसे पहली एनिमल्स वैक्सीन का आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे सिर्फ इंसानों का आइडिया है, ठीक है। मुझे बस इंसानों का आइडिया, एनिमल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। और अगर ऐसा भी केस है, ठीक है, देखो, लेट से काफी सारी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से, बर्ड से फैलती है, जैसे ब्लड फ्लू हो गया, काफी सारी बीमारियां हैं जो इनसे फैलती है। तो उसके लिए वैक्सीन अगर आप बोलते हो तो ठीक है, तो उनकी भी जो सेफ्टी है ना, हम एनिमल्स में ही चेक करेंगे। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, इंटर रिलेटेड स्पीशीज में चेक कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं, अगर जैसे मंकी में कोई बीमारी है, उसको अगर मुझे है ना वैक्सीन बनानी है, तो मैं जाके चेक कर रही हूँ किसके अंदर, सांप के अंदर। नहीं, इंटर रिलेटेड स्पीशीज में उनकी चेक की जाएगी और बनाई जाती है। एनिमल वाला तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, ठीक है। यस अब अपन कोई भी चीज टेस्ट कर रहे हैं, ड्रग्स अगर मेरे मार्केट में आए हैं, तो भैया ड्रग्स मेरे लिए कितने सेफ हैं ये कौन बताएगा? मेरे को उनकी सेफ्टी टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, ड्रग्स की। जो मैं दवाई ले रही हूँ उनकी मेरे को सेफ्टी की, वो क्या एकदम सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, वो मेरे को खा के कुछ हो तो नहीं जाएगा, कितने डोज में वो देना है,
ये सब कैसे मैं डिटरमाइन करती हूँ कौन सा डोज हार्मफुल होगा, कौन सा डोज सही रहेगा। उनकी जो केमिकल्स है वो सारे केमिकल सही से मिलके सही प्रोडक्ट बनाए नहीं बनाए, ये कौन डिसाइड करता है? हम इंसानों में डालते हैं और वहां से पता करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें Yes, किसी ma'am. को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। यहाँ तक सबको आ गया ना समझ? सोच लो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आगे करो। अब आ गया मैम। अब आते हैं एथिकल इश्यूज। यार कुछ एथिक्स है कि नहीं है आपके? आप इंसानों को कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले इतनी बातें कर रहे हो, इंसानों में टेस्ट कर रहे हो, इंसानों की जान कीमती है, क्या जानवरों की जान कीमती नहीं है? वो भी तो लिविंग है ना, उनका भी तो घर है, उनकी भी तो जान कीमती है ना, सिर्फ इंसानों की जान कीमती क्यों है? सबकी जान इक्वली बहुत ज्यादा कीमती होती है। तो इसीलिए ऐसा कंटिन्यूअसली हम जानवरों को यूज करते रहे कुछ भी करने के लिए, तो ये तो गलत था, है ना? तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट बैठी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं GEAC। इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना? तो ये कमेटी से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वो लेना पड़ेगा, वो आपको ऑर्डर देगी कि आप जेनेटिकली मॉडिफाई रिसर्च कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और आपकी रिसर्च से किसी जानवर को सच में, नहीं तो अंधाधुन होके मैं तो वैक्सीन बनाऊं, पर मेरे को ये भी ध्यान रखना है, मैं पूरा श्योर हूं कि इससे मेरे किसी जानवर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी वो आपको आगे जाके फर्दर परमिशन ग्रांट करती है। समझ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है आपको बात? तो और साथ ही साथ ना एक चीज और हुई थी, जैसे कि अपन कोई भी आप मेडिसिन देखो तो अपन बोलते ना कोई कोई मेडिसिन से एक पर्टिकुलर सिर्फ एक कंपनी मैम की आती है। GM यहाँ पे मॉडिफाई है। क्या? GM रिसीव रिसर्च से जो लिखा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते ना, GMO, यस मैम। तो वो है ये। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अब आपको एक टर्म मैं बताती हूँ, जैसे कि एक टर्म आता है पेटेंट। पेटेंट का किसी को मतलब पता है क्या क्या होता है? किसी ने वो देखा शार्क टैंक इंडिया? यस सब मैम। देखा है। तो आपको फिर तो पता होगा पेटेंट क्या होता है। वो आके नहीं बोलते कि ये मेरा मटेरियल, मेरा प्रोडक्ट पेटेंटेड है। जी मैम। Yes, ma'am. क्या है उसका मैम मतलब? ट्रेडमार्क, क्या उनके अलावा ट्रेडमार्क? और कोई मैम, इसके अलावा कोई और उनके नहीं बना अलावा सकता। इसको और कोई यूज नहीं कर सकता। वेरी गुड। पेटेंट का मतलब है अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को पेटेंटेड करवा लिया है, रजिस्टर करवा दिया है, इसका मतलब इस पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट के जैसा कॉपी कोई भी नहीं बना सकता। अगर उसे बना लिया तो मैं उसको जेल में डाल दूंगी, सीधी सीधी बात है। ये क्यों जरूरी था पेटेंट लेना, क्यों जरूरी था? क्यों? क्योंकि आज मैंने कुछ काम किया है पर क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। वो अपना प्रोडक्ट, जैसे लेट से मैंने आज कुछ प्रोडक्ट बनाया, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, एक को बिजनेस करना आता है, वो तो चला दिया प्रोडक्ट, उसके नाम से बिक रहा है वो तो मार्केट में, तो ये मेरा तो नुकसान हुआ था। तो भैया ये ना हो इसलिए पेटेंट लेना शुरू हो गया था। जैसे हमारा इंडिया जो है आज, जो आप राइस के बारे में बात करते हो, जैसे हमारा जो इंडिया है सबसे ज्यादा राइस की जो वेराइटीज है ना बेटा, वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है हमारे इंडिया कहाँ में। पे? इंडिया। इंडिया में कम से कम 2 लाख वेराइटीज है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, सबसे जो अच्छी राइस माने जाते हैं आपको पता है वो कौन से होते हैं? बासमती राइस। बासमती, राइट, बासमती, है ना? मैम ये तो कोई भी बता देगा बासमती राइस। हाँ, तो ये आपके पढ़ने का है, ये आपको पढ़ना है, पता है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। यस मैम, मेरे को पता था पहले ही मैम ये बासमती राइस। पर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने पता है क्या किया? इसका पेटेंट ले लिया। ठीक है, इसका पेटेंट ले लिया, और ये अब जो बासमती राइस है, अब ये इंडिया का नहीं रहा, ये उस कंपनी का हो गया। समझ पड़ रही है बात? भले ओरिजिन कहीं का हो, कहीं का भी हो,
लोगों ने कितनी मेहनत की हो, हमारे किसानों ने कितनी मेहनत की हो, उनको बिजनेस आता था, उन्होंने अपना काम किया, ये उनका बन गया। तो इसीलिए पेटेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे हमारे जो एक्चुअल में बासमती किसका है, हमारे फार्मर्स का है यार ये तो, पर पेटेंट उन्होंने ले लिया तो अब ले लिया, है ना। यस मैम। तो ये सारी चीज है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे एक हल्दी है, हल्दी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। जो अगर किसी और ने उसका अगर वापस ले लिया पेटेंट, तो वापस दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका पेटेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब एक आता है बायोपेरेसी टर्म, किसी को पता है बायोपेरेसी क्या होता है? बायोपेरेसी का मतलब होता है, एक तरीके से बोलूं, धोखाधड़ी। क्या होता है? धोखाधड़ी। ये होता है इसका मतलब यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस। ये जो बायो रिसोर्सेस होते हैं, कुछ भी मेरे जो बाहर इन्वायरमेंट में है, मिट्टी से लेके, पानी से लेके, आग से लेके, कुछ भी जो छोटी छोटी चीज जो इन्वायरमेंट में मिलती है, फ्री फोकट की मान रहे हो मत मानो। आप कहीं से भी उठा के बजरी नहीं उठा सकते, है ना। आप कहीं से भी ईंटें नहीं उठा सकते। आपको अगर, यहाँ पे बायोपिरेसी का मतलब है कि आप बायो रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, कौन? मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं? इनको यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, विदाउट परमिशन या फिर उनको पैसा दिए बिना। उनको पैसा दिए बिना या उनकी परमिशन के बिना वो वहां से बायो रिसोर्सेज यूज कर ले रही है और अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। तो इसको कहते हैं बायोपिरेसी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज ये बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में आपको पता है रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। तो वो क्या करती है, अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जैसे अपने इंडिया, अपने पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो डेवलप कंट्रीज हो गई, लेट्स से चाइना हो गया, तो वो क्या करता है, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज उठाते हैं और बढ़िया अपनी टेक्नोलॉजी से मदद से आगे अपने आप को बढ़ाते चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट तो बर्दाश्त नहीं कर रही थी, और उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको करना है तो आपको क्लियरली, एक इंडियन पार्लियामेंट बिल पास हो गया था कि अगर आपको ये करना है, आपको बायो रिसोर्सेस यूज करने हैं, तो भाई सीधी सीधी बात है, आप पहले परमिशन लो। आप बिना परमिशन के ये चीज नहीं कर सकते, एंड दिस इज वेरी वेरी बिग फ्रॉड। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऐसे इश्यूज को बहुत ज्यादा इमरजेंसी पे देखा जाता है कि ये चीज बिल्कुल नहीं देखी जाएगी कि आप आओ हमारी परमिशन के बिना आपने कुछ भी उठाया। और डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरीके से और पिछाड़ती जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से उनका ट्रेडिशनल वैल्यू भी कम हो रहा था, उनका जो बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो सब हार्म हो रहा था, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये बायोपिरेसी को रोकने के लिए स्टेप लेना जरूरी था, कुछ लॉज बनाए गए, ठीक है, कि भैया हम ऐसे ही ये चीज नहीं होने देंगे। समझ पड़ा आपको बात? यस मैम। इसमें Yes, किसी को ma'am. कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। तो बच्चा ये जो चैप्टर है ना आपका, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट। पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मैम ऐसे लॉ कौन कौन से बनाए थे इसे रोकने? ना लॉ, मतलब मैम लॉ बनाए थे ना आपने बताया। लॉ तो मैंने बताया ही नहीं कोई। मैम इंडियन बायोप्रेसी को पार्लियामेंट रोक। में बिल पास किया था। यस मैम। अच्छा, ये ठीक है बच्चा। यस। तो आज का तो इजी था, मुझे नहीं लगता आज के में आपने कुछ नया, मतलब नया तो सीखा है, बट इतना ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था जो आपको समझने में दिक्कत आया होगा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख ले कि भैया क्या है क्या चीज नहीं है ना। तो आपको आइडिया हो Yes, जाएगा ma'am. कि मैम ने जो बताया है उसको अपन को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से करना है। 1 मिनट दो मेरे को, है ना।
दिख रहा है सबको? यस मैम। चलिए, मैम मुझे नहीं दिख रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। अभी दिख रहा है? मैम मेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई ना कोई ना। क्वेश्चन नंबर मैं क्लास लीव 59। करके एक बार कर देता हूँ। क्या बेटा? दिख गया, दिख गया मैम, दिख क्वेश्चन गया। नंबर 59। ऑप्शन ए। वेरी गुड। 59 का बच्चा आंसर होगा ट्रांसजेनिक एनिमल। मैंने आपको बताया था इनके अंदर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स 95% आर। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऑप्शन ना, डी। ये मैं आपको बता दूं, माइस। कौन होते हैं? माइस। एक मैंने आपको रोजी काओ क्या बता दी, काओ के पीछे पड़ गए। माइस सबसे ज्यादा मैंने आपको जैसे बताया, हमने एक्सपेरिमेंट किए, वो किसमें किए? चूहे के अंदर किए। ठीक है, यस मैम। ये देखो आपका आ गया ये रोजी वाला काओ वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये रहा वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। ओ सॉरी, हाँ 68। ऑप्शन मैम बी सी। ऑप्शन। सी। ट्रांसजेनिक माइस में ये किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैम 70। मैंने आपसे पूछा, तो आपको पता है कि मंकी के ऊपर। क्या बेटा? जब मैंने मैम आपसे पूछा था कि मैम ये मंकी के ऊपर किया जाता है, आपने बोला ये। कौन सा वाला? पोलियो की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये पोलियो की बात मैम कर रहे हैं। मैम पोलियो ही बोला था मैंने भी। अच्छा, नहीं वहां पे मेरे को पोलियो नहीं सुनाई दिया था। हम जैसे ह्यूमंस की काफी सारी जो वैक्सीन है, उसके बारे में अगर मंकी बोलो तो ठीक है। मैं पोलियो के बारे में बात कर रही हूँ। पोलियो का जो है वो हमारे इसके अंदर होता है, माइस के अंदर। ठीक है, ओके मैम। कहाँ थे अपन? क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन डी। वेरी गुड, ये मैंने अभी बताया ही था। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 72। बायो पेटेंट मीन्स। ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी बायो पेटेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73। 76। 73। सी। वेरी गुड। बासमती 27 होता है, ये पूरा नाम है इसका, है ना? आपको ये याद रखना है। और मैंने आपको बताया था ये पाई कहाँ पे जाती इंडिया। है, मतलब ये हमारे उगाई अपने कल्टीवेट कहाँ पे की जाती है? इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। ऑप्शन डी। बहुत सही, ऑप्शन डी बासमती। बासमती इज द बेस्ट वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 77। ऑप्शन बी। हाँ बायोपेरिसी। हाँ, ऑप्शन बी। बी एन। बायोपेरेसी। क्वेश्चन नंबर 78। जी मैम। ऑप्शन सी। डी। बेटा 78 का डी होगा। मैंने आपको मैम बताया ना डी। सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। मैम डी का। सारी चीजें आ जाती है ना, तो ये ऑल ऑफ द अबव तो होगा। मैम 78 में ए डी होगा।
आपकी अभी टेस्ट में असर्शन रीजन आ रहे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक आध ना अपन असर्शन रीजन भी करके देख लेते हैं, ठीक है? यस क्वेश्चन नंबर 85। एट्टी फाइव का आपको एबीसीडी पता है ना? एबीसीडी क्या होता है ये पता है ना आपको? एबीसीडी ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। अब बताओ, पहले ये देख लो 85। एक ही करेंगे पर अच्छे से करेंगे, एक आध करेंगे और करेंगे। पहले देख लो 85। ये होगा मैम दोनों से। ADA deficiency disorder is caused due to the excessive synthesis of, अच्छा excessive option D. synthesis लिखा है वहां पे। मैम डी है। Assertion is wrong and reason is true. It affects the human immune system। 85 का बेटा होगा डी। क्या होगा? डी, क्योंकि असर्शन तो रॉन्ग है। ये बेटा 85 में यहाँ पे एक्सेसिव नहीं बल्कि बहुत कम सिंथेसाइज होता है, इसकी वजह से होता है। यस मैम। और एडीए डेफिशिएंसी का, एडीए डिसऑर्डर का रीजन सही है कि वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88। ढंग से पढ़ो 88। मैम बी होगा इसका। बेटा इसका आंसर होगा सी। ये देखो ए सही है, बी के अंदर लिखा है इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और पैथोजन बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ दियर बैक्टीरिया। उनके बैक्टीरिया पैथोजन को मल्टीप्लाई करता है। ये न्यूक्लिक एसिड लिखा है यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड को थोड़ी मैं ना एम्पलीफाई करेगा, है कि नहीं? यस मैम। रीजन गलत है, बाकी ये ठीक है। छोटे छोटे वर्ड है जिसको आपको देखना है, छोटी छोटी बारीकियों में जाना है यार आपको, ठीक है? तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। और ना एक चीज और देखो, आप लोगों ने ना ये चैप्टर के क्वेश्चन यही साथ साथ कर लिए जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, तो आपको लगा ये हार्ड है बिल्कुल भी? नो मैम। नो। तो ना बेटा ऐसे ही करते जाओ, हो जाएगा। अब तो बहुत इजी इजी चलने वाला है सब कुछ, हार्ड वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे? इवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया ना, वो थोड़ा सा मान लो इंटरेस्टिंग है, कहानी सुनाऊंगी, सुनते जाना बैठ के। जैसे गीता चलती है ना वैसे आपके सामने गीता चलेगी। क्या बच्चा? इवोल्यूशन में मैम नींद आती है, बस रामायण सुनते रहो उसका। कोई बात नहीं, अभी हम आपको एंटरटेन करेंगे, तुम टेंशन मत लो, आपको इवोल्यूशन बढ़िया से करवा देंगे। हाँ बेटा नेक्स्ट वीक तो आपका छुट्टी है, मतलब दिस कमिंग वीक। मंडे को क्लास 11 ना 12 को। हाँ अभी उसके बाद, हाँ उसमें आप देखते हैं क्या करना है। और बाकी चलो अच्छा है, मेरा भी एक एग्जाम है। क्या जाएंगे ना, मॉर्निंग हो जाएगी क्लास। क्या? मैम 12 तारीख को मॉर्निंग में ले लेना आप क्लास। 12 तारीख को क्या है? मैम मंडे है ना, मंडे को मॉर्निंग में होती है। मैम छुट्टी पड़ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे। कहाँ की छुट्टियां पड़ जाएगी? स्कूल की मैम, अभी मॉर्निंग का स्कूल है ना। अच्छा तो अब तुम्हारी छुट्टियां पड़ रही है स्कूल की? यस मैम 9 तारीख में। ओके ठीक है, कब तक है छुट्टी आपकी? 30 जून तक मैम। 30? 30 जून तक है मैम, 1 जुलाई से फिर दोबारा।